बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, इस वक्त मुल्क में दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। हम मौसम की बात कर रहे हैं कि पारा तेजी से ऊपर चलता जा रहा है। दिन जो भी गुजर रहा है उसमें कोई ना कोई 1 सेल्सियस का इजाफा होता है। आज 42 है, कल 43 होगा। जो गुजरा हुआ कल है उसमें 41 था। तो जनाब, ये तेजी से जो गर्मी है वो बढ़ रही है। तो अपना ख्याल रखें, अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखें, डिहाइड्रेट नहीं होना, अपने पानी का इस्तेमाल करें, साथ निमकोल का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ अपने घर में पानी जमा ना करें, क्योंकि अब डेंगू का भी खतरा पैदा होना शुरू हो गया है। और टीमें इस वक्त विजिट कर रही हैं, देख रही हैं कि जो कूलर्स आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी तो इकट्ठा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी डेंगू का खतरा पैदा हो सकता है। तो जनाब, ऐसा ही है, अपना ख्याल आपने खुद रखना है, क्योंकि हीट वेव अलर्ट्स जो है वो जारी कर दिए गए। हमने आपको कल भी अपडेट किया था, आपको आज भी बता रहे हैं। 20 मई तक ही कहा जा रहा है कि हीट वेव का इम्कान है, और जो दर्जा हरारत है वो 5 से 7 डिग्री तक उसमें इजाफा होगा। तो सूरत हाल जो है वो शदीद हो जाएगी मौसम की। आपने अपना ख्याल रखना है। जिस तरह से अली ने कहा कि आपने डिहाइड्रेटेड नहीं रहना, अपने आप को आपने हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। खास तौर पे ये जो सूरत हाल है, मैंने कल भी आपसे कहा था, अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों को इससे आपने महफूज रखना है और बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकले। बिल्कुल। और ये जो अब बात करेंगे पाक भारत कशीद की भी, इसमें दर्जा हरारत और पारा जो है वो किसी एक जगह नहीं रुक रहा। कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी एस्केलेशन दिखाई देती है, कभी डी एस्केलेशन दिखाई देती है। इस वक्त ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद मुल्क भर में तकरीबात हो रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पसोर छावनी सियालकोट में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक जवानों और ऑफिसर से मुलाकात की, और उन्होंने वहां पर खिताब भी किया। खिताब करते हुए उन्होंने ये वाजे किया, भारत को वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाले मोदी ने भाषण खत्म ना किया, दोबारा हमला किया, तो वो मुंह की खाएगा। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे। और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये भी कहा कि नीलम जहलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। मोदी सिंध तास मुआहदे की मअतली का कभी सोचना भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी साथ नहीं बह सकता। आपने हमारे नीलम जहलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो ये कौम के सजीले जवान वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे। खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वजीर आजम ने आबी जारहियत की बात तो की ही, साथ दहशतगर्दी की भी बात की। वजीर आजम ने मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान में भारत के दहशतगर्दी के ताने बानों का भी जिक्र किया। मिस्टर मोदी, BLA और TTP के ताने बाने आपसे मिलते हैं, आप समझते हैं कि इस इलाके के थानेदार हैं, ये झूठा तासुर खत्म हो गया। मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है, बलूचिस्तान में अभी हालिया हफ्तों में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे तो वो थानेदारी, उसका जो झूठा फसाद था वो पाश होके वो
तबाह हो चुका है। हाँ, और उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया और भारतीय जारियत में जख्मी जवानों की फर्दन अयादत की। सदर जरदारी का ये कहना है कि हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत जारियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमांडर 10 कोर भी सदर के साथ थे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने सिंतास माहदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया है। माहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल फरीक़ैन पर लाजिम है। माहदे की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का ये कहना है सिंतास माहिदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सिंतास माहिदा बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी जरूरी है और पाकिस्तान माहिदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। इस पर हमने करनी है जी बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम गुड जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सर। जिस तरीके से अभी हम दिखा भी रहे थे और हमने सुनवाया भी, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने सियालकोट में फौजी जवानों से मुलाकात की और फिर भारतीय वज़ीर आज़म का बार बार नाम लेकर वार्निंग दी और कहा कि दोबारा अगर हमला किया तो वो मुंह की खाएंगे, कैसे देखते हैं आप? जी आई थिंक बिल्कुल क्रॉसपॉन्डिंग है जी जो हमारा रिस्पांस किया है। देखिए भारत जो है वो एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाह रहा था और आप उसी को जो प्रोपेगेट कर रहा है इतना ज्यादा इंडिया के अंदर, उसको तो पाकिस्तान ने शटर कर दिया उसके ख्वाब को। बल्कि पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्म सेट कर दी है कि तुम जितने भी ताकतवर हो, तुम्हारी जितनी भी इजारादारी आप कायम करना चाहते हो, आप पाकिस्तान को कभी भी ब्लाइंड स्टेट नहीं बना सकते। और ये आगाज हुआ है, आगाज कह लें इन वे कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी अभी अपनी सॉवरेनिटी के बारे में, बांग्लादेश ने कुछ अर्सा पहले असर्ट किया है, उनके यूथ ने एक तहरीक चलाई है और इसकी स्टूज को बाहर फेंके। इसी तरह बाकी कंट्रीज भी वो आप देखेंगे कि मोर सेंट्रल पिवटिंग जो है वो उनकी जो है वो चाइना की तरफ जाएगी, पाकिस्तान की तरफ आएगी। देखिए पाकिस्तान के कोई ऐसे अजाइम तो है नहीं किसी के खिलाफ, ना हमारी कोई हिंदुत्व टाइप की कोई मेंटेलिटी है। ये शरेड पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन इन्होंने कराई हुई है इस्लाम के नाम पर और उन खवारिज को यूज कर रहे हैं हमारी अपनी सरजमीन के ऊपर, बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। फिर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अरसे से इसकी जारियत जारी है, अब उसमें आबी जारियत भी इससे शामिल कर ली। तो मेरे ख्याल में ही इज क्रॉस द लाइंस। जो एक स्टेचर होता है किसी न्यूक्लियर कंट्री का या जो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री होती है या उसकी जो लीडरशिप का जो एक स्टेचर होता है वो तो इसके दूर दूर से नहीं गुजरा। ही सीरियसली मेंटली चैलेंज्ड। और आई थिंक अभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं दुनिया के वो लिख रहे हैं इसके ऊपर, स्पेशली इस पे जो घमंड आया, जो ह्यूबरिस्टिक अप्रोच इन्होंने अपनाई है कि एक अपने अंदर एक इससे ट्विस्टेड टेल अपने बारे में बनाई हुई है, उसी की सोचों में ये गुम रहता है और उसी की मैनिफेस्टेशन करता है। बट हिंदुत्व की जो माइंड सेट है उसकी एप्लीकेशन हुई हुई है जो डोमिनेशन और ब्लड के ऊपर है, जो हेट आइडियोलॉजी पे है। माइनॉरिटीज को इंडिया के अंदर नहीं देख सकते और नेबर्स की सॉवरेनिटी को नहीं देख सकते। राइट, तो ये उसको चैलेंज किया पाकिस्तान ने। अब जब ये रेड लाइन इसने क्रॉस की है और ये जो एस्केलेशन इसने की है, इसने पूरे रीजन को 1.6 बिलियन पीपल, इसमें वो गरीब इंडियंस भी शामिल है जो इसकी पॉलिसीज के साथ तो नहीं है लेकिन इसकी कोर्जन के नीचे दबे हुए हैं। अपने गोदी मीडिया के साथ एक एनवायरमेंट वॉर लाइक सिचुएशन, पूरे इंडिया को इसने बीमार कर दिया, ज़हनी बीमार कर दिया। उनके घरों में अगर पानी भी नहीं आता तो वो समझते हैं जी पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। बट एनीवेज पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। पाकिस्तान ने रेजिलियंस दिखाई है, डिफाइंस दिखाया है, डिफेंस दिखाया और सबसे बढ़ के अपना जब पोटेंशियल दिखाया है, ओवरआर्चिंग किस चीज की छतरी के नीचे, अनबाउंडेड नेशनल रिजॉल्व। तो ये पूरी कौम का जवाब क्या है और वजीर आजम इसी पूरी कौम की नुमाइंदगी करके मोदी को बता रहे हैं कि तुमने आइंदा भी कोई अगर इस तरह की कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब ये बातें नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट डिपेंडिंग ऑन रिटोरिक या कोई मीडिया फ्रेंजी या हमने कोई इलेक्शन, कभी सियासत पाकिस्तान में इंडिया के इस नफरत पे नहीं की जाती। दिस इज फैक्ट एंड वी अप्रूव्ड इट। चाहे पुलवामा हो या चाहे पहलगाम हो, उसके रिस्पॉन्स में जो पाकिस्तान ने किया है, टुडे इंडिया इज रिड्यूस्ड टू द साइज, कट टू द साइज। पूरी दुनिया सिवाय इजराइल के उसको नेगेटिव नजरों से देख रही है। ये सक्सेस है पाकिस्तानी रिस्पॉन्स की, पाकिस्तानी नेशन की, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की, आपकी, हम सब की।
जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आई मीन नेशन के हर बच्चे ने ये जंग लड़ी है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। जनरल साहब, गोदी मीडिया की आपने बात की है, तो उसकी जो स्टोरी शेयर कर रहे हैं उसमें स्लग्स में तो बड़ा बड़ा जो थंबनेल्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि इंडियाज डिसाइसिव विन, और नीचे जो उनकी स्टेटमेंट है वो ये है कि व्हाई द वर्ल्ड इज अंडर प्लेइंग इंडियाज विन। यानी वो खुद भी कह रहे हैं कि दुनिया जो है उसको अंडर प्ले कर रही है। हालांकि उन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है अपने हमसाया मुल्क पर जंग मुसल्लत करके? जी देखिए, इल्यूजन वर्ल्ड में जब आप रहते हैं, जब आप फिक्शन बेस्ड सोसाइटी बना लेते हैं, बॉलीवुड की मूवी आपने बनाई हुई है, तो मुझे कोई इत्तलात है कि जो बातचीत हो रही है कि मोर देन 200 वहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने अप्लाई किया जी इस संदूर मूवी का नाम रखने के लिए, मूवी का नाम दिया। तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर है कि जो पाकिस्तान ने इनके लिए मूवी बनाई है ना, कलंक का टीका, वो हिट जाएगी, वो हिट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक छोटे ज़हनियत है, एक माइंडसेट है, पूरे इसने इंडिया को टारगेट कर दिया है। सिखों के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया, इन्होंने 5 उनके ऊपर अपने बम चलाए हैं, गुरुद्वारे को गिराया पुलवामा में, कुपवाड़ा में 3 लोगों को मारा है वहां पे, और ये झूठ के ऊपर बेस, यही फैक्ट अभी दुनिया को देखे ना, पहले दिन से समझ आ गया था फॉल्स फ्लैग। जब आपकी 10-10 मिनट में FIR हो रही थी लेकिन 1.5 घंटा रेस्क्यू वाले नहीं पहुंचे। FIR आकर उन्होंने दर्ज कर लिए लेकिन रेस्क्यू के लिए कोई भी नहीं आया। इनके अपने लोग रो रहे हैं, इनका अपना मीडिया, देखिए ना आप झूठ इतना बोलते हैं, किस किस चीज को आप कवर करेंगे, किस किस चीज को कवर कर, बट एज इनका जो नेशनल करैक्टर गया है ना जी, अब ये हिंदुत्व वाले तो माइंडसेट है, ये लोग हैं, मोदी का जो मीडिया है, अब जो लोगों को पता भी नहीं है कि हम किस चीज का शिकार है। देखिए ना, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, इसमें आप एक सिटीजन जो है ना वो शिकार हो चुका होता है, तो तब उसको पता चलता है कि मैं तो टारगेट हो गया। कितने लोग एनालिटिकल जो एनालिस्ट करेंगे कि ये सही है, यही वो बिलीव कर लेते हैं, झूठ पे बिलीव कर लेते हैं। अब वहां पे इतना झूठ बोला गया कि दे स्टार्टेड लिविंग इन फिक्शन। जैसे मैंने पहले कहा मोदी की पर्सनैलिटी के बारे में आपसे सवाल से पहले, तो अपनी एक ट्विस्टेड टेल के अंदर एक वो जो मसीहा टाइप, या वो अपने आप को एम्पैथेटिक शो करता है, अपने आप को पावरफुल शो करता है। ही इज मेंटली चैलेंज्ड, एक्चुअली ही इज नॉट एंटी सोशल बट ही इज एंटी ह्यूमैनिटी, जो अपने लोगों को मार, ही इज नथिंग टू लूज, ना उसका बच्चे हैं, ना उसकी कोई वाइफ है, ना उसको लोन रेंजर है, सारी जिंदगी वो अकेला रहा है जी। अभी 35 इयर्स हो गया है। He wanted to go with the thumping chest to 100 years celebrations of RSS। तो अभी जो लोग समझते हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो इंडिया को समझते हैं, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को समझते हैं, वो इस पे क्रिटिक कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ये होती है, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इसने 1.6 बिलियन लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और सर, जिस तरह से अभी हमने बात की कि आबिजारियत का भी जिक्र हुआ, और वज़ीर आज़म ने फिर बार बार मोदी का नाम लेकर जो भारत की दहशतगर्दी के ताने बाने हैं पाकिस्तान में, वो भी बताया, एक्सपोज किया कि मिस्टर मोदी जो हैं वो BLA TTP के ताने बाने आपसे मिलते हैं। आप समझते हैं कि इलाके के थानेदार हैं, ये झूठा तासुर जो है आपका ये ख़त्म हो गया, ये वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। आपको क्या लगता है कि मोदी खित्ते में अपनी जो रीजनल सुप्रीमेसी है उसके लिए कोई और मजीद इकदाम उठा सकता है? ऐसी कोई सूरत हाल बनती आप देख रहे हैं? कौन सी रीजनल सुप्रीमेसी? जो वो ख्वाब देखता है हमेशा। जी ख्वाब भी देखे ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, ही इज इन रूइंस। इसको कल छोटे से छोटा मुल्क भी जिसका कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसकी रिजॉल्व ज्यादा होगी, वो इसको जूते मारेगा जी। और पढ़ रहे हैं इसको, सीना वाजिद की जो अजीमत इसको उठाना पड़ी है वहां पे, इससे जो मुक्तिबानी वगैरह, ये इन्हीं चीजों में अच्छा है जी, कॉन्स्पायरेसीज में, उसके बाद प्रॉक्सीज में ये मर्डर करवा सकते हैं, चाहे वो गुरवंत सिंह का प्लान करना हो या कनाडा में आपने सिख लीडर्स को मारना हो तो निजर सिंह को मारना हो, आप ये करवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में लोगों को मरवा सकते हैं, आप दुनिया में डीप स्टेट कर सकते हैं, अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मुंह की खानी पड़ी, आपको राफेल छोड़ के पूरी दुनिया की ताकत आपको दे दी जाए, यूज तो आप लोगों ने करनी है ना। आप लोग नालायक हो, निकम्मे हो, निखट्टू हो, इल ट्रेन, हाईली अनप्रोफेशनल, बिकॉज कि ये नेशनल आर्मी नहीं रही जी, अब मोदी की आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए तो इससे 3 जनरल ऑफिसर्स, एक फ्लैग ऑफिसर और 2 मिलिट्री जनरल ऑफिसर, डिप्टी चीफ अफेयर स्टाफ और 2-3 स्टार्स इसने सेट किया, क्योंकि दिस इज नॉट गुड। देखिए, किसी भी मुल्क की मिलिट्री हो, कोई भी सोल्जर हो, वो एक जज्बे के साथ अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन उसका जज्बा तब सही होगा
जब उसका मुल्क उसको राइट कॉज के लिए लड़ाए। जब आप जाती एजेंडा पे लड़ाते हैं तो सोल्जर्स का भी उसमें दिल नहीं होता। व्हाई शुड दे बी फाइटिंग? ये ऐसी है जैसे वाशिंगटन काबुल में लड़ रहा था एक लड़ाई, तो फिर ट्रॉमेटिक जो इफेक्ट्स होते हैं, मैं तो जी सेंटकॉम में रहा हूँ अमेरिका में, उनको बड़ा क्लोजली मैंने देखा है। पोस्ट वॉर ट्रॉमा जितना अमेरिकन आर्मी का हुआ, ऑफिसर्स का, जो नीचे ट्रुप्स का, इतना शायद ही मैंने हिस्ट्री में कहीं देखो। पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, हम सन 2000 से इस पिटरे के हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, सारी दुनिया लड़ रही है, हमने खुद लड़ा है। तो कभी भी हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक या इस तरह की कोई चीज नहीं हुई, ना कोई सुसाइड कोई सोल्जर करता है। वी आर डूइंग इट विद प्राइड। अभी पाकिस्तान के सोल्जर्स का प्राइड देखे, आप अपना प्राइड देखे ना। आरंट यू हैप्पी टुडे? आज से जो 10 दिन पहले आप थे, आरंट यू हैप्पी? फॉर श्योर। रात को कितने मजे से सो रहे हैं, सुबह आई एम श्योर कि आपको 10 लोगों ने चीख के जगाया होगा कि जाइए प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह। आई कैन बेट। तो आप दोनों ने सुबह जिस दिल से, आई मीन सुबह सवेरे किसी ने उठाया होगा जबरदस्ती कि जाइए जी आप, क्योंकि सुकून की नींद सो रहे, यू आर कॉन्फिडेंट कि आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपके रखवाले, आप अपने सरहदों पर न सिर्फ चुप करने हैं बल्कि न डिफेंस करेंगे, आप तो मारेंगे और मारा है। बिल्कुल, स्टेचर ऑफ एंड कॉन्फिडेंस। हमें पता है कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनरल साहब ये बताइएगा कि कश्मीर के इशू पर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? पाकिस्तान को क्या ठोस इकदाम करने चाहिए जब टेबल टॉक्स हों पाकिस्तान और भारत की? और आप तो डायरेक्ट इंडिया से लड़ चुके हैं, कश्मीर में, बाजोड़ में, बलूचिस्तान में। जी देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त रिकग्निशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि दिस इज अ क्रिटिक, दे वर बोथ फॉर गोइंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियर वॉर। इसका क्या मतलब है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है वो इनको न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेके जा रहा है। तो कश्मीर को रिकग्नाइज कर लिया, रियलाइज कर लिया गया कि दिस इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। यही चीज 2000 में क्लिंटन साहब ने कही थी। जेडी वैंस भी जब वापस गया तो उन्होंने कहा ये डेंजरस प्लेस है। ऑल्दो वो फिर थोड़ा सा वॉर से निकलने की भी उन्होंने कोशिश की या रहने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा होता है, वो तमाम ऑप्शंस अपनी ओपन रखते हैं। एंड इफ प्रेसिडेंट ट्रंप हैज जंप्ड इन, ये मैं नहीं कह रहा कि वॉशिंगटन बहुत वो, लेकिन वॉशिंगटन भी अगर इसमें आ गया तो इट मीन कि उनके भी जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है इस रीजन के, जो इंडो पैसिफिक के, वो चैलेंज हो रहे थे। लेकिन हर कंट्री अपना इंटरेस्ट भी जरूर देख रहा होता है जी। और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि न्यूक्लियर जो वॉर होती है ना, ये हमें समझने की जरूरत है कि ये दो फिर मुल्कों के दरमियान नहीं रहती, कि पहले रीजन को अनगल्फ करती है और उसके बाद पूरी दुनिया को इनगल्फ कर लेती है जी। इट इज मोर देन 1.6 बिलियन जो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे जी लोग। तो अब ये इररिस्पॉन्सिबल, और देखिए ना ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये इतनी रिस्पॉन्सिबल है। एक और मैं एंगल आपको बताता हूँ कि जब इन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान के 57 एयर स्पेस पे पाकिस्तान की इंटरनेशनल नेशनल फ्लाइट्स 4 टाइम्स कर लें तो इतनी इंडिया के बीच में उस वक्त फ्लाइट्स इस रीजन में, इस इलाके में से फ्लाई कर रही होंगी। तो उन लोगों की जिंदगियों को जिसने खतरा लाहक किया है, और अपना मजाक की हद ये है कि ये उनकी तारीफ करे अपने ट्रूप्स की कि इतने विमान उड़ रहे थे, विमान ही कहते हैं मेरे ख्याल, इतने विमान उड़ रहे थे। और आपको मैं दाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से मिसाइल मारे, यानी कि मिसाइल पे वो लिखते रहे हैं कि जब विमान आएगा तो आपने रूट ऐसे कर लेना है, फिर जब इंडियन एयरलाइन आएगी तो रूट ऐसे कर लेना है, जब एमिरेट्स आएगा तो ऐसे कर ले। आई मीन इज मेकिंग फन ऑफ इंडियन आवाम की। जोकर्स बना दिया इसने इंडिया की आवाम को। इनको सीरियस लेना, आज देखिए ना, हम कोई पहले हम क्रिटिक करते थे, इन पे बातचीत करते थे तो खून खोल रहा होता था जी, गुस्सा आ रहा होता था। अब मुझे तरस आता है इंडिया की आवाम के ऊपर, जिसके ऊपर ये फनेटिक, जिसने बेवकूफ बना दिया इनको, और ये एक इल्यूजन फिक्शन वर्ल्ड में रहते हैं। बिल्कुल। ये इनको बस मुबारक आप दे अजय देवगन को और शाहरुख को जाएंगी आगे, ऐसा ही है। तो एंजॉय देम, रिलैक्स एंड एंजॉय। दिस इज माय मैसेज टू द नेशन, रिलैक्स। पाकिस्तान मजबूत हाथों में। लाहौर पोर्ट पे उनको जाना चाहिए और वहां रिलैक्स करना चाहिए। सर जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि अमेरिकी सदर जो है वो बार-बार सालसी की पेशकश पहले उन्होंने की, और जिस तरीके से सीज फायर हुआ, और अब वो ये कह रहे हैं कि वो दोनों ममालिक को खाने की टेबल पर लाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो सदर ट्रंप है उनकी ये कोशिशें कामयाब हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं जी, और दुनिया इस वक्त स्क्रैम्बल कर रही है। अभी मेरे ख्याल में चंद दिनों में जो ब्रिटिश यूके के हमारे सेक्रेटरी ऑफ उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं मिली, और स्क्रैम्बल कर रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे लगता है कि वो इसको
अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पाकिस्तान वॉर मॉन्गरिंग या एक इवेंट के बाद पाकिस्तान ये नहीं समझता कि जंग तो अभी खत्म नहीं हुई है ना, अभी तो इसने वाटर का छेड़ दिया, बहुत से वॉर इज ऑन, ये याद रखिएगा। एक इवेंट को हमने इतना जबरदस्त तरीके से मैनेज किया है और उसको हमने रिस्पॉन्स किया है। पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस शो किया है, पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस शो किया है, पाकिस्तान ने अपनी पोटेंशियल शो की है एंड अनबाउंडेड रिजॉल्व शो किया अपने कौम का। तो उसके बाद हमारा जो पोजीशन है दैट इज फॉर बेटर, वी आर कॉन्फिडेंट। अब ये इवॉल्विंग प्रोसेस है और इंशाल्लाह इसके साथ साथ ये और मजबूत चीजें होती रहेंगी। और अभी तो कुछ परसेंटेज रिस्पॉन्स किया है जी, मेन रिस्पॉन्स तो जाएगा, अल्लाह ना करे कि ये जंग की तरफ हम जाएं। दिस इज अ न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान स्टेबिलिटी चाहता है। देखिए, एक चीज अपने जेहन में रखिए और जो सुन देख रहे हैं वो भी अपने जेहन में रखिए कि एब्सेंशिया ऑफ वॉर करना होना पीस की निशानी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का खत्म होना पीस की निशानी है। बिल्कुल, पीस तब होता है जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, वो रीजंस खत्म हो जाएं जिनकी वजह से वॉर हुई है। अगर रीजंस उधर ही हैं तो वॉर तो खत्म नहीं हुई है। तो एक इवेंट आपने मैनेज किया, वॉर इज स्टिल ऑन। तो दुनिया को ये समझना चाहिए कि ये देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में, जो इंडिया बार बार कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया को बताए कि जी स्पेस है वॉर की, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है वॉर की। इतने जल्दी यहाँ पे स्पेशल लेटर पे चीजें जाती है। जो 4 दिन की ये जंग है, हमारी पिछली 4 जंगों पे भारी है इफेक्ट्स पे। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का रिस्पांस उन 4 जंगों से ज्यादा भारी गया है। पाकिस्तान ने न्यू नॉर्म ये क्रिएट कर दिया कि आज इंडिया इज शैटर्ड। इंडिया मिडिल ईस्ट को आपने देखे, मिडिल ईस्ट आप पे तवज्जो ज्यादा दे रहा है। जो सार्क की कंट्रीज है वो आप पे अब ज्यादा देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको ज्यादा देख रही है। आफ्टर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस प्रेसिडेंट की कहानी में पाकिस्तान थोड़ा सा मिसिंग पीस था। कोई जिक्र आप सुनते थे कभी पाकिस्तान में? और अब प्रेसिडेंट ट्रंप अगर सऊदी अरब के पोडियम पे भी खड़े हैं तो वो पाकिस्तान का जिक्र करें। इसका मतलब है कि आपकी नेशन के रिस्पॉन्स ने, आपकी आर्म्ड फोर्सेज ने, अगर आज आपके पास ये अपनी आर्म्ड फोर्सेज ना होती, आपके पास अपना न्यूक्लियर ना होता, तो आज इंडिया की फौज आपके मुल्क में खड़ी होती। तो फिर वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर क्रिटिक करते हैं, जरा उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि जब आप मिलिट्री पे या फौज पे या जो अवाम और फौज के दरमियान दरारें पैदा करते हैं, तो प्लीज अपनी यकजहती को हमने कायम रखना। तो आप अभी अमेरिकन स्टोरी में हैं, आप वर्ल्ड की स्टोरीज में हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैज द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कि वो बिठा सकता है। हमने इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जो भी इकदाम होगा हमने उसको इनकरेज कर रहे हैं। और ये जो थीरीज होती है ना जी कि वो फलां ये करेगा, जब तक रियलिटी में ना आप रियलिटी चेक जरूर लगाएं। देयर इज नो डाउट कि दुनिया का हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को गार्ड करता है, वो देखता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। तो अमेरिका के साथ भी आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अभी वॉर के ये जो आपने सस्पेक्ट्स पकड़ के दिए हैं इनको, और जो मेजर एक्यूज पकड़ के दिए हैं, तो इसका मतलब है आपकी कोलैबोरेशन जारी है। चाइना के साथ आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चाइना के जो पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने जिस चीज का इजहार करते रहे और कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड। तो चाइना के बारे में पाकिस्तान के अंदर भी किसी के अगर दिल में कोई ख्याल है तो हमें उसको रिव्यू करना होगा, देखना होगा, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड, टर्की ने अनप्रेसिडेंटेड, सऊदी अरेबिया, यूके का सामने इतना नाम नहीं है लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। तो पीपल हैव showing interest in Pakistan because of the national response। जब कौमें मिलके रिस्पॉन्स करती है तो ऐसे आपकी कम्युनिटी ऑफ नेशन में इज्जत होती है, और ये एक्चुअल पाकिस्तान जिसका जन्म हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने एक आलमी खाका खींच दिया है हमारे नाजरीन के लिए कि इस वक्त रिजॉल्व क्या है पाकिस्तान का, किस खुशउस्लूबी से उन्होंने इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। और आपका पॉइंट एक बहुत जबरदस्त है कि जंग बंदी का मतलब जंग खत्म होना नहीं होता। जंग उस वक्त खत्म होती है जब कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स तब खत्म होते हैं जब आप टेबल पर आते हैं, उस पर मुज़ाकरात करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप टेबल पर आने के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। एक सालगिरह है जिसके लिए विश करना जरूरी है। सीनियर अदाकारा बुशा अंसारी ने जिंदगी की 69 बहारें देख ली हैं। और बुशा अंसारी साहिबा 15 मई 1956 को कराची में पैदा हुई। वो एक हमासफ्त अदाकारा हैं जिन्होंने मज़ाक़िया अदाकारी के अलावा बतौर ड्रामा नवीस और सिंगर भी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बुशा अंसारी ने इंतहाई कम उम्री में अदाकारी की शुरुआत की। फनी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। 1986 में उन्हें PTV का बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी मिला। फनकाराना खिदमात के एतराफ़ में वो 6 लक्स अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। जनाब, ऐसा कैसे हो सकता है कि बुशरा आपा का बर्थडे हो एक्सप्रेसो में हम उनसे आपकी बात ना करवाए। बुशरा आपा हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। बताएं कैसी हुई आज की सुबह, सबसे पहले किसने विश किया बर्थडे?
वालेकुम सलाम। एक तो ये आप लोग जो है ना मेरी सालगिरह का इतना ढोल बजाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया याद रखने का और विश करने का। पता नहीं मैंने किसी से मैंने उस दिन कहा कि भाई मेरी ये एज हो गई है, तो कह ले कि चुप चुप आप तो लगती नहीं किसी को बताने। मैंने कहा मैंने किसी को ना ही बताना, यहाँ तो चैनल वाले ही नहीं छोड़ते माशाल्लाह, खड़े होते हैं। बुशरा अंसारी ने 68 बहारें देख ली, अब 69 देख ली, या अल्लाह खैर। तो मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ी खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बुशरा आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये बताइए काम के हवाले से क्या रूटीन आपकी चल रही है? माशाल्लाह अभी भी मुख्तलिफ ड्रामों में आप नजर आ रही हैं, फिल्मों में नजर आ रही हैं। जी शुक्र है, काम भी चल रहा है। आजकल तो मैं ज़रा कुछ बाहर के टूर्स पे हूँ और मैं इंडस हॉस्पिटल के साथ उनकी चैरिटी के लिए निकली हुई हूँ इस वक्त यूरोप। इससे पहले मैं 2-3 और चैरिटीज़ के साथ निकली हुई थी। तो मैं अभी कुछ पिछले 6 महीनों से तो कोई ड्रामा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बाहर की टूर चल रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम कर रहे हैं, यही तो बात है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिस उम्र में भी आप हों, आप कारामद हों, आप हेल्दी हों, आप एक्टिव हों, तो अल्लाह का शुक्र है। उम्र का क्या हुआ, इस उम्र में कोई मेरी तरह भाग भाग के दिखाए तो सही जरा। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता सलामत रखे। अच्छा बुशरा आपा, आपका बर्थडे है और आपका और अस्मा आपा का एक क्लिप जब भी जो पाक भारत कशीदगी होती है तो वो वायरल हो जाता है हमेशा से। मगर जब इस बार जो इंडियन आर्टिस्ट्स हैं उन्होंने जो किया उस पर आप क्या कमेंट करेंगी? बस मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। सालगिरह का मौका तो है और आप लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। और एक बस पिछले दिनों जो हमारे पास हमारे साथ टेंशन रही है, जाहिर है कि मुल्क से निकलते ही ये मसला शुरू हो गया तो बहुत दिल परेशान हुआ। बिल्कुल दिल चाह रहा था कि बस वापस तो जा नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे जाहिर है पाकिस्तानियों ने बहुत महीनों से तैयारी की होती है, हॉल बुक हुए थे, फिर वो डोनेशंस लेनी होती हैं, जाहिर गरीबों की मदद के लिए वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इंडस वाले। लेकिन बिल्कुल दिल बुझ गया था, बहुत परेशान था और बहुत ही अफसोसनाक था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा लंबा नहीं चला और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पाक फ़ौज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को सलामत रखे और अल्लाह ताला जो हमारे प्यारे से शहीद हैं अल्लाह उनको आला से आला दर्जात अता करे। बस इस बात पे अफसोस होता है कि इंडिया ने अपने भी 3 लोग पकड़ने की जगह उन्होंने अपने भी 40 लोग मरवा दिए और हमारे भी जवान और हमारा भी इतना प्यारा सा बच्चा शहीद हो गया। तो इतना बड़ा बखेड़ा भी किया और उसके बाद बात भी बेबुनियाद निकली। हाँ मैं तो ज़रूर बोलती हूँ जितना बोलना चाहिए या जो भी है। बाकी लोगों की अपनी एक जो भी स्ट्रेटजी है वो उसको देखते हैं। वही बात है कि शायद फॉलोअर्स का मसला होता है। चले मुझे भी इंडिया में इंस्टाग्राम मेरा बैन कर दिया, कोई बात नहीं। और मुझे भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े डिज़ाइनर थे उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो इस खेल में बहुत देर से आई हूँ। बिल्कुल, बाकी बस बहुत शुक्रिया आपने मेरी सालगिरह को याद किया। बिल्कुल बुशरा साहिबा, बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर कितने फैन हैं, बाकी दुनिया में आपके इतने फैन हैं। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो उनके आर्टिस्टों ने जो कुछ किया है, देखिए ये वही आर्टिस्ट थे जो कहते थे कि सरहदें नहीं होती, किसी आर्टिस्ट के लिए कोई सरहद नहीं होती और आज उन्हीं सरहदों की हिफाजत के नारे बुलंद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सभी को सोचना चाहिए कि उनका किरदार क्या है। बुशरा आपा, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम एक्सप्रेसो, फ्रॉम आवर टीम। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने बर्थडे पर टाइम दिया और हमसे बातचीत की और हमेशा ही आप हमें वक्त देती हैं और इस तरह से हमसे बात करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सीज फायर के बाद जनाब पाकिस्तान में तो खुशियां मनाई जा रही हैं, तकरीबात हो रही हैं और पाक फजाई को शानदार खराज तहसीन पेश करने के लिए जंगी तैयारे J-10C का ह्यूमन मॉडल भी बनाया गया है दरबार हजरत सुल्तान बाहू के अहाते में। और इस वक्त मनाजिर में आप देख सकते हैं दरबार हजरत सुल्तान बाहू के अहाते में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हज़ारों अफराद ने दोस्त ममालिक चीन, तुर्की, आज़रबाईजान और सऊदी अरब समेत पाकिस्तान का साथ देने वाले तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया और जंगी तैयारे J-10C का ह्यूमन मॉडल बनाया। इस मौके पर फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सरबराह सुल्तान अहमद अली ने कहा कि भारत ने इस जंग में सिर्फ रफाल नहीं खोए बल्कि कन्वेंशनल वॉर की बर्तरी का दावा भी खो दिया है। तो जनाब हमारी अफवाज हमारा फ़ख्र है और इसी तरीके से हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते रहेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा दिफा
मजबूत तरीन हाथों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान पाइंदाबाद। और जनाब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लका, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे ही लिए तारीफ़ें हैं, नेमतें और बादशाहत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आपको पता है कि अयाम हज की आमद है और उससे कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया है और इंतज़ामिया हरमैन शरीफैन के मुताबिक गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर ही रहेगा। और गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। खैर खैरियत से ये अयाम आए और पाकिस्तान से अब सेफली जो फ़्लाइट्स हैं वो पहुँचना शुरू हो चुकी हैं और ऑलरेडी बहुत सारे आज़मीन वहाँ पहुँच चुके हैं। हज की तैयारियाँ चल रही हैं और अल्लाह ताला खैर खैरियत का ये वक्त लाए और खैर खैरियत से जो फरीज़ा हज है तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो अदा कर सके। इसी के साथ ही एक्सप्रेसो में वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करेंगे एक्सप्रेसो किताब, जिसमें वकार अहमद मलिक और ज़की नकवी बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल का इंसान क्या सच की तलाश में दोबारा किताबों की जानिब लौटेगा या नहीं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। साइकोलॉजी में अथॉरिटी बायस जो है इस हवाले से इस चीज़ को कहा जाता है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों को अथॉरिटी हासिल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई डॉक्टर एक बात करता है तो आप उसको ऐसी तस्लीम करते हैं बगैर कोई खोज किए, बस आप क्योंकि वो एक अथॉरिटी ने कहा है, हो सकता है उसने गलत कहा हो। बिल्कुल इस तरह किताब को एक अथॉरिटी हासिल रही है हमेशा हमारे यहाँ कि जब भी कोई मुबाहिसा हो रहा है, कोई बहस हो रही है और किसी ने कहा कि मैंने फ़लाँ किताब में ये पढ़ा था, तो किताब इंसानों ने लिखी है, लेकिन किताब बेसिकली लफ्ज़ या किताब जो है उसको इतनी अथॉरिटी है कि वो अगला जो है वो चुप कर जाता है क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ है। इसी तरह अथॉरिटी जो है इसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इवन टेलीविज़न जो था वो एक अथॉरिटी के तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया रहा कि खबर है तो क्योंकि हमने टेलीविज़न पे खबर देखी है, सो ये अथॉरिटीज़ थी। और अब आके ये जो जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो फेक प्रोपेगेंडा और जो कुछ आप फेक न्यूज़ के वाले से देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अब हमारे सामने हैं। होगा क्या? क्या हम वापस किताब की तरफ पलटेंगे सच की खोज में? क्योंकि एक फ़िक्र ये भी है। मेरे साथ ज़की नकवी साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने दयार-उद-दश्त बहुत ही कमाल एक खूबसूरत किताब लिखी। बहुत अच्छे अफसानों का मजमूआ है, वो ज़रूर ख़रीदिएगा क्योंकि वो एक अच्छा मोड़ है। एक जमूद सा था 20-25 सालों में, वो मुझे उसमें टूटता हुआ नज़र आया कि एक बहुत ही रिफ्रेशिंग थाट्स, बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिव। ज़की साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो दयार-उद-दश्त पे तो हमने बात कर ही ली। ये जो किताब वाला मामला है, आपको ये जो आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हमारे जैसे लोग जो कि मीडिया के 25-30 साल से वाबस्ते हैं, तो फ़ोटोशॉप से लेके और इन तमाम टूल्स से भी लिटरली मैं 3-4 दफ़ा डिसीव हुआ हूँ कि मुझे और मुझे बाद में पता चला कि ये आई थी। आप ये समझते हैं कि झूठ जो है वो इतना सिरायत कर जाएगा कि वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड या 1984 वाला मंजरनामा कि हर बंदा जो है वो बस एक रोबोटिक्स और ऐसा आपको लग रहा है ये जो रीलों के सामने बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये फियर हमारा बड़ा जेन्युइन है। मैं शायद किसी और जगह पर भी इसको कोट कर चुका हूँ कि एआई की हुक्मरानी जो है बुनियादी तौर पर रोबोटिक्स और एआई को हम मुतरादिफ अल्फाज के तौर पर लेते हैं। RUR रासम्स यूनिवर्सल रोबोट आज से 100 साल पहले लिखा गया ड्रामा, यहीं GC लाहौर में इम्तियाज़ अली ताज साहब और उन असातिज़ा ने इसके ऊपर स्टेज पे परफॉर्मेंस की। चेकोस्लोवाकिया के राइटर ने लिखा था, क्या था यही खौफ कि एक वक्त आएगा कि ये मशीनें हुक्मरान हो जाएंगी, इंसान को कमतर समझेंगी और दुनिया पे काबू पा लेंगी। ये खौफ जितना पुराना है, जाहिर है ये उम्मीद भी इतनी ही पुरानी है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आखिर सच्चाई जो है वो अपने खदोखाल वाज़े करेगी। ठीक है। झूठ की जो पतली तहें हैं वो इंसान की जो तजस्सुस की जो फितरत है वो उन तहों को बिलाखिर खुरच डालेगी। एक गुफ्तगू हम अक्सर कहते हैं, मैं सब आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल से हमें बात बताई। ग़ालिबन अगर मैं इसको गलत नहीं जोड़ रहा तो लिटरेचर में एक टर्म, अगर मैं इसको दुरुस्त इस्तेमाल करूँ, एक टर्म इस्तेमाल होती है ग़ालिबन मैजिशियन प्रेस्टीज, कि जब वो सामने आकर खड़ा हो गया है तो कुछ हम खुद भी आमादा हो जाते हैं कि चूँकि मैजिशियन खड़ा है तो जो दिखाएगा वो जादू होगा। बिल्कुल ठीक। किताब को एक इस तरह का एक सहर है किताब के अंदर
और किताब में अब ये एक बड़ी बहुत इल्मी, शायद इस लफ्ज़ उसको बहुत ना समझा जाए, आमियाना सा लफ्ज़ समझा जाए कि एक बरकत है इसमें। अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी तो उसने एक आजकल जुमला बड़ा फ्लोट हो रहा है कि भाई अगर इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ हर आदमी के हाथ में कैमरा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है, इस ज़माने में इतने बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि तारीख़ की किताबों में कितने बड़े बड़े झूठ लिखे हुए होंगे। मैंने कहा देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि ये कैमरे, ये मोबाइल जिन लोगों के हाथों में है ना, इन लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं, इनके कुछ भी नाम रख लें, मगर वो किताबें एडवर्ड गिबन ने लिखी थी, इब्न खुल्दून ने लिखी थी, पीके हीती ने लिखी थी, ठीक है, वो उन लोगों ने लिखी थी। उनमें और इनमें बड़ा फ़र्क है, ठीक है। आप दो मुख्तलिफ ज़मानों का फ़र्क भी समझिए। किताब हुक्मरानी करेगी, हमारा मतलब ये हमारा ख्वाहिश भी है और उम्मीद भी है कि गुज़रते वक्त के साथ साथ इंसान उकता जाएगा इस चीज़ से, सारी चीज़। जी हाँ, और देखिए इसमें क्योंकि इंसान का नुकसान होने लगेगा इसमें। फादर ऑफ रोबोटिक्स गालिबन इनको कहते हैं, आइज़ैक आसिमोव को। हम छोटे थे तो स्कूलों के अंदर छोटी छोटी किताबें, आइज़ैक आसिमोव की मुझे अच्छी बात लगी कि इतने बड़े साइंसदान थे मगर बच्चों के लिए भी लिखते थे। वो बच्चों के लिए साइंस की किताबें लिखते थे, उस वक्त तो हमें नहीं अंदाज़ा था। उन्होंने उसूल 3 उसूल दिए रोबोटिक्स के, और हर में उसने कहा कि अगर इससे इंसान को नुकसान पहुंच रहा है तो ये पिछला उसूल भी जो इसे गलत समझा जाए। बुनियादी तौर पे उसने एक उसूल दे दिया रोबोटिक्स का कि अगर इंसान और इंसानियत को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा तो फिर रोबोटिक्स अच्छी है, इस तरह चलने दो और इसी उसूल पे चलाओ। यकीनन झूठ इंसान को नुकसान देता है। एआई का ज़माना या किताब पस मंज़र में चली जाएगी तो इंसान को नुकसान देना शुरू करेगी। इंसान अगर अपनी फितरत सलीम पर कायम रहता है, उसे रहना चाहिए, तो इंसान वापस सच्चाई की तरफ लौटेगा। और उस वक्त यकीनन वही आज हम क्या करते हैं, हम भी पुराने वक्तों की सच्चाई ढूंढने के लिए पुरानी तख्तियाँ और मखतूते और उन्हें तलाश करते हैं। हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये स्क्रिप्ट हम पढ़ लें और हम उसमें से सच तलाश करें। सच की तरफ इंसान की जो रुजू है, उसकी जो वापसी है, वो किताब के ज़रिए होगी। दोस्तों, जिसकी उन्होंने बड़ी खूबसूरत झूठ के हवाले से जब उन्होंने ये कहा ना कि झूठ जो आप अपने आप से झूठ बोलना। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अब ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़िरोग हो रहा है कि अपने आप से झूठ बोलना, वो ये समझते हैं कि अपने आप से झूठ बोलना जो है इसके आगे फिर वो 4-5 स्टेजेस गिनवाते हैं, जिसमें आखिरी जो है जिसमें इंसान मोहब्बत से महरूम हो जाता है मुकम्मल तौर पे। यानी आप वो एक स्टार्ट करते हैं अपने आप से झूठ बोलते बोलते डिसीव होते हुए, उसको अब फिर आइडिया नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और करते करते फिर 4-5-6 स्टेजेस हैं। फिर आखिरी जो स्टेज मुझे याद है कि वो है कि वो बिल्कुल मोहब्बत से महरूम हो, उसका दिल ही मोहब्बत से और रिस्पेक्ट से महरूम हो जाता है। तो ऑफकोर्स वो शीप लाइक, पति हम अमूमी तौर पर जानवरों का मिसाल देनी नहीं चाहिए, मतलब शीप बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन एनीवे यानी मैं एक मुहावरतन कह रहा हूँ कि वो शीप लाइक जो है वो सारे इस तरह का नज़र आ जाएगा। तो ये झूठ जो है ये इस वक्त एक तो इसकी कोई अलग से तरबियती सेशंस होनी चाहिए, कैसे कि सोशल मीडिया पे कैसे धड़ाधड़ जो है वो ना सिर्फ झूठ आ रहा है, फिर वो शेयर भी किया जा रहा है। किताब जो है अभी ऑफकोर्स अभी क्योंकि ये फैल रहा है तो अभी किताब जो है वो कम पड़ी जा रही है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में ये फिर वापस पलटे मामला सारा और किताब जो है दोबारा से आया। हम ये समझते हैं सर कि जिस तरह इंसान को किताब से दूर करने में उसकी जो मसरूफियत है वो बहाना बनी है, मगर वही बात के अक्ल सलीम रखने वाला इंसान अंदर, आपने देखा 1984 जॉर्ज ऑरवेल का नावल है, यकीन नहीं वो मेरा बड़ी पसंदीदा कहानी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शागिर्दों को, नौजवानों को कहूँ कि इसे पढ़ो, कि जब इतना झूठ फैला दिया गया है और सच्चाई को इतनी कामयाबी से दबा दिया गया है पूरे मुआशरे में, तो वो एक आदमी जो है उसके जहन में बहरहाल वो खटक रहा है। वो एक आदमी जो है उसको उस झूठ को एक्सप्लोड करने की, उसको तोड़ने के लिए अपने एक छोटे से ज़िंदान में कैद अपनी वो मुकम्मल वो कोशिशें कर रहा है। इस तरह के एक आदमी जब तक भी है और वो रहेंगे, मैं समझता हूँ कि ये फिर वही बात रिपीटेशन हो जाएगी कि इंसान इसकी तरफ लौटेगा। अब देखते हैं कि इसमें वक्त कितना लगता है। इसमें मैं समझता हूँ कहानी का एक बड़ा अहम किरदार है। कहानी फिक्शन मतलब मतलब है झूठ, फिक्शन का लफ्ज़ी मतलब है झूठ, लेकिन सच बोलने का जितना पोटेंशियल किसी के
इस झूठ के अंदर है, वो किसी चीज़ में नहीं है। कहानी ने राज किया है इंसान पे हमेशा, आज भी कहानी। देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पुरानी असातीर थी ना, उनकी बुनियाद पर जदीद तरीन कौमें जो कहलाती हैं अपने आप को सबसे ज़्यादा साइंसदान पैदा करने वाली कौमें, उन पुरानी कहानियों को बुनियाद बनाकर अब जंग लड़ रही हैं ना, खून बहा रही हैं। कहानी के अंदर कहानी इंसान पे हुक्म चलाती आई है हमेशा से। तो अदब अपना जो है वो किरदार अदा करेगा। आपने देखा कोल्ड वार के ज़माने में भी इस तरह का अदब था जो तख्लीक किया गया, जिसके ये मकासद थे, लेकिन वो पीछे ज़्यादा अरसा रहता नहीं, वो ज़्यादा अरसा नहीं रहा। ठीक नहीं, हमारे अपने 70-80 साल तारीख में देख लीजिए, जी जी, ऐसी बहुत सारी मकासद पे जो इस तरह की किताबें लिखी गई, हाँ, वो एक दहाई भी नहीं पूरा कर, मगर बच जाती है वो किताब, वो कहानी बच जाती है जिस कहानी में सबसे ज़्यादा सच मिलता है। एग्जैक्टली। तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि कहानी और अदब एन मुमकिन है, और मेरा दिल मानता है कि कहानी और अदब एक ज़माने में हमें इस भुलभुलैया से निकालेंगे और दोबारा हकीकत के करीब लेकर आएंगे। एग्जैक्टली। और लिटरेचर जो है इस हवाले से बहुत ही अहम है। वो अपने वक्त का वो एक ऐसा रिपोर्टर है जो कि कोई जेहत छोड़ता नहीं है, और जब भी आने वाली नस्लों को वापस जब पलटेंगी सच की खोज में, जैसे कि नॉम चॉम्स्की से लेके कई ऐसे बड़े दानिशवर हैं जो ये समझ रहे हैं कि झूठ इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि एक वक्त में इंसान फिर अपनी तलाश में और इन चीज़ों की तलाश में दोबारा वापस पलटेगा कि हकीकी ज़िंदगी क्या थी और सच क्या था। तो उस वक्त वो जो अपने वक्त का जितने भी अदीब हैं, ये बहुत बड़े मोहसिन होंगे उन नस्लों के लिए, क्योंकि आज ये लिख चुके हैं और उस वक्त की नस्लें पढ़ेंगी तो उनको सच से आशनाई होगी। लेकिन आप अपने बच्चों को और जितने भी आप खुद भी इन चीज़ों को बहुत एहतियात से देखिए, क्योंकि इस वक्त झूठ इस हद तक फैल चुका है कि एक्चुअली उसकी शनाख्त जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है, और सच की शनाख्त मुश्किल होगी। इतना ज़्यादा गड़मड़ हो गया कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली फेक न्यूज़ के हवाले से। कभी उनको शेयर ना कीजिए, और इसके हवाले से थोड़ी सी तरबियत गूगल आपको फराहम कर देता है कि किसी भी चीज़ को परखने के जो 10 से 12 बहुत बुनियादी चीज़ें हैं उनको वो कीजिए, और उसके बाद परख पे फिर आए तो उसके बाद शेयर कीजिए। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात भी रही। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुटबॉल के मैदान में आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बनने वाली पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप नॉर्वे कप 2025 की तैयारी के लिए शुरू हो गया है, और नॉर्वे कप 2025 की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का 3 माह पर मुश्तमिल तरबियती कैंप पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हो रहा है। ये तरबियती कैंप मुस्लिम हैंड्स के प्रोजेक्ट के तहत जो है मुनक्किद किया जा रहा है, जो 25 जुलाई तक जारी रहेगा, और इसी दौरान नॉर्वे कप में शिरकत के लिए कौमी टीम का हतमी स्क्वाड मुंतखब कर लिया जाएगा, और पाकिस्तान की टीम 26 जुलाई 2025 से ऑस्लो नॉर्वे में शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट नॉर्वे कप में शिरकत करेगी। मैदान प्रोजेक्ट के तहत मुल्क भर के 27 अजला में टैलेंट हंट ट्रायल्स मुनक्किद किए गए हैं, जिनमें 2100 से ज्यादा स्ट्रीट कनेक्टेड नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां से तकरीबन 60 बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करके उन्हें इस्लामाबाद में आला तरबियत के लिए मदऊ किया गया है। ये तरबियती कैंप ना सिर्फ पेशा वराना फुटबॉल महारतों पर मबनी है, बल्कि इसमें नौजवान खिलाड़ियों की समाजी और नफ्सियाती तरबियत, तहफ़्फ़ुज़ इत्फ़ाल, सेहत और सफाई की आगाही और बुनियादी तालीम का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नॉर्वे कप 2023 में सिल्वर मेडल हासिल किया और 2024 में सेमीफाइनल तक रसाई भी हासिल की थी। जी हाँ, मजीद इस हवाले से हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रेहान ताहिर, मैनेजर मैदान है, प्लेयर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वसीम अब्दुल रशीद भी हमारे साथ ही मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रेहान ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का 3 माह का तरबियती कैंप है पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो जारी है, जिसके हवाले से हमने अभी बताया, और 60 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कितना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है फुटबॉल का? थैंक यू जी अली, आपका और हिना आपका, और यकीनन आपकी वजह से ही हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान तक पहुंचती है, और एक्सप्रेस का शुक्रिया। यकीनन पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। टैलेंट हंट की दुनिया के अंदर पाकिस्तान में हमारा ये 11वां साल है, और हमारी 11वीं आलमी शिरकत होगी इंशाल्लाह नॉर्वे कप 2025 की सूरत में। हम जब कराची से लंडी कोतल तक गए, हमने पाकिस्तान के 27 अजला में खुद जाकर टैलेंट को हंट किया, तो यकीन मानिए
2200 से ज़ायद बच्चे जो है हमारे इस ट्रायल जो है सिलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, और वहाँ पर जब वो बच्चे आए तो मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो यकीनन किससे कम नहीं है। और सबसे हैरानगी की बात, क्योंकि हम तो बेसिकली बात करते हैं स्ट्रीट टैलेंट की, स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चों की एजेंडे के ऊपर काम करने के लिए, जिनकी तादाद 23 लाख से ज़्यादा है, और आपको पता है पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल है। तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी आए जो बच्चे मतलब कि जिनके पास फ्रेंच पासपोर्ट भी थे, जो पाकिस्तानी नजाद बच्चे थे। तो हमने उनको कहा कि आप आ तो गए हैं, लेकिन यकीनन हमने बेसिकली मकसद हमारा ये था, हम उन बच्चों को कौमी, आलमी और जो है इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई दें जिन बच्चों का हक है, जिनको राइट टू ड्रीम, राइट टू प्ले एंड राइट टू एजुकेशन के ऊपर एंड राइट टू आइडेंटिटी पे हम काम करते हैं। तो यही हमारा मकसद है, और यकीन मानिए पाकिस्तान के बच्चे किसी से कम नहीं। 2022 के वर्ल्ड कप में जब कतर में हम गए, आपके सामने दूसरी पोजीशन आई। 2023 में हम नॉर्वे कप में गए, ये पाकिस्तान के स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल की, और इसी तरह 2023 में भी। तो ये तवातुर के साथ जो एक कामयाबियों का सिलसिला है, और इन बच्चों ने अब जो कौमी फुटबॉल टीम में जगह बनाई, अंडर 17 की टीम में जगह बनाई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्लब्स में जगह बनाई है, तो यकीनन प्रोजेक्ट मैदान और मुस्लिम हैंड्स को क्रेडिट जाता है। और यही बच्चे पाकिस्तान में फुटबॉल के रिवाइवल का भी एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जरिया बने हैं, और पाकिस्तान में फुटबॉल का रिवाइवल आ चुका है। और पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं ये बड़े वसूख के साथ कि फुटबॉल सबसे ज्यादा मकबूल खेल है, सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है, और आइकन ऑफ डेवलपमेंट भी दुनिया ने फुटबॉल को कहा है। और हम उसी के जरिए इन बच्चों की जो है वो बेहतरी के लिए, इनकी नशोनुमा के लिए, इनकी ग्रोथ के साथ साथ इनकी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। सोशल साइको ट्रेनिंग के जरिए इनकी जो है इस्लाह करते हैं, इनको जो है ना क्लाइमेट चैंपियन बनाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये बच्चे कौम का एक असल जो है चेहरा बने, दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और बताएं दुनिया को कि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जबरदस्त रेहान, आपने पूरा प्रोजेक्ट के हवाले से तफसील बताई है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में शिरकत करने वाले वसीम से भी पूछ लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है। वसीम बताइएगा, आपका इस प्रोजेक्ट में, ट्रायल्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि पहले 5 दफ़ा है मेरे मुस्लिम हैंड्स में मैंने ट्रायल दिया, और मेरा ताल्लुक़ कराची लिहारी से। तो मैंने ट्रायल दिया तो वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो गया, तो फिर मैंने कैंप में ज्वाइन किया वज़ीराबाद के लिए। फिर वज़ीराबाद में हम लोग ने 2 हफ्ते कैंप में ज्वाइन किया। उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट कैंप हुआ तो इस्लामाबाद में हम फिर सिलेक्ट हो गए इस्लामाबाद के लिए। फिर हमारा वो इस्लामाबाद का कैंप अभी जा रहा है, तो 2-3 दिन बच गए हैं, तो हम वो भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारा 3rd कैंप लगेगा, वो ईद के बाद लगेगा, तो उससे हमारा स्काउट निकलेगा नॉर्वे कप के लिए। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं नॉर्वे कप के लिए। जो हमारे कोच साहब रशीद साहब हमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बड़े तेजी के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंशाल्लाह इस दफा हम नॉर्वे कप जीत के आएंगे इंशाल्लाह। पूरी कौम की दुआएं भी आपके साथ है। अच्छा रेहान, आपने बताया जिस तरह से कि 2100 जो प्लेयर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और फिर उसमें से 60 जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो आपने चूज़ किए। कितना मुश्किल था इतने ज़्यादा टैलेंट में से, जिस तरह से आपने बताया कि ग्रास रूट लेवल तक आप गए और वहाँ से आपने टैलेंट को निकाला, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग का जो मरहला शुरू हुआ, कितने ज़्यादा जो स्टेप्स थे वो आपने लिए, कितने मराहिल में सिलेक्ट किया गया कि टॉप 60 प्लेयर्स जो है उन्हें चूज किया गया और फिर ट्रेनिंग के लिए इधर लेकर आए आप? जी हिना, इसमें हमारा जो कोच रशीद साहब जिनका जिक्र हुआ, वो पाकिस्तान के मायनाज फुटबॉलर भी रहे हैं माजी में, और पाकिस्तान की कौमी टीम की जो है वो एज आ कोच भी जिम्मेदारी निभाते रहे। वही हमारे कोच है 2014 से ऑनवर्ड, ब्राज़ील का जब स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप हुआ वहाँ से लेके अब तक। तो हमने सबसे पहले इस टैलेंट के लिए हर जगह पर खुद पहुँचे, क्योंकि हर बच्चे के पास वसाइल नहीं है कि वो लाहौर में या इस्लामाबाद में या सिर्फ कराची में आ सके। उसका ताल्लुक जो है वो सवात से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक लंडी कोतल से भी हो सकता है। तो हम उन गाँव या उस शहरों में पहुँचे ताकि उस बच्चे के माशी मसाइल भी उस ट्रायल पे असरअंदाज हो। नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि हमारा वज़ीराबाद में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर हमारे वो बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं वो रहते हैं पूरे पाकिस्तान से 1700 से ज़ायद। हमने वहाँ पर इन बच्चों को 167, तो पहला फेज़ जो था 2200 बच्चों से 167 बच्चों को हमने सिलेक्ट किया। उनको हमने ट्रांसपोर्टेशन, उनकी अकोमोडेशन की और ट्रांसपोर्टेशन की फंड्स भी जारी किए। वो कराची से, कोयटा से, मुख्तलिफ हिस्सों से वज़ीराबाद में पहुंचे। वहां पर हमने उनको फैसिलिटेट किया, उनको आगही और शऊर दिया, बताया कि तालीमी निज़ाम में जो लोग पढ़ रहे हैं वो माशाल्लाह आज किस तरह है, और आपने खेल के साथ साथ अपनी राइट टू एजुकेशन के ऊपर भी बात करते हैं। तो वहां पर जो कैंप लगा 167 बच्चों को
ट्रेनिंग देने के बाद वहां से हमारा तीसरा सेकंड फेज जो है अब इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 60 बच्चों की सूरत में यहाँ पर लगाया और अब 1 महीने बाद इंशाल्लाह टीम सिलेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट फेज में शामिल करेंगे। और टीम सिलेक्ट होने के बाद रेहान इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्वे कप जिसमें 23 और 24 में तो बहुत शानदार कारकर्दगी रही है, उम्मीद कि 2025 में भी हमारी जो स्ट्रीट चाइल्ड जो टीम है वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। ज़ैगम नईम एक्सप्रेसो के मेहमान हैं, उभरते हुए फनकार हैं, नौजवान हैं। ज़ैगम नईम सुरीली आवाज़ के साथ साथ गिटार भी बजाते हैं, आपने मुशाहिदा कर ही लिया है। बहुत शुक्रिया ज़ैगम हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये शौक कब से पैदा हुआ आपको? अचानक कोई एक ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ जिसने दिल को छू लिया और फिर उससे मौसीकी निकलने लगी? बस मेरे पेरेंट्स ने मेरी क्रिकेट छुड़वा दी थी एंड आफ्टरवर्ड्स लाइक आई वाज इनटू गॉट एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी, तो बस वहाँ से म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन की एंड एवरीथिंग जस्ट केम फ्रॉम देयर। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़बरदस्त। कितना टाइम हो गया आपको गाते हुए? इट्स बीन गुड 5 years नाउ। ओके, टिल द स्टार्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पर कौन सा सॉन्ग आपका सबसे पहले वायरल हुआ जिसका रिस्पांस मैसिव था और आपने मतलब पोस्ट करने के बाद कुछ देर बाद जब देखा तो आपने कहा ये क्या हो गया? There was जो तो ना मिला, वो मैंने एक कॉन्सर्ट के ऊपर गाया था एंड इट वाज इन UET in 2022-23 और I opened the stage for Farhan Saeed and that video went viral and from that video I got some fame because वो वायरल हो गई और उसके बाद कॉन्सर्ट्स वगैरह थोड़े से सीन और राइट। तो ज़ैगम कैसा देख रहे हैं म्यूजिक का लैंडस्केप इस वक्त पाकिस्तान में? इस वक्त पाकिस्तान में टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स रियली गुड बिकॉज अभी हमारे करेंटली लाइक कोक स्टूडियो के 3-4 गाने हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर है, जिसमें से झोल इज़ वन ऑफ देम व्हिच आई जस्ट sang। इट्स अ ग्लोबल हिट एंड आई थिंक जुल्फी भाई जो काम कर रहे हैं अभी कोक स्टूडियो के लिए एंड ऑल द यंगस्टर्स हु आर वर्किंग along with शेरी खटक along with मुर्तज़ा नियाज बेग एंड सम अदर पीपल, और ये बहुत अच्छा सीन जा रहा है और ये बहुत यंगस्टर्स के लिए इट्स एन एक्चुअली गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। अच्छा, चले अब जो आपका गाना वायरल हुआ था हमारी ऑडियंस को वो सुनाएं। चले, आई विल जस्ट शेयर अ पैराग्राफ फ्रॉम दैट। श्योर। इट गोज लाइक। बेहतरीन, कमाल, बहुत कंट्रोल्ड है आपकी जो वॉइस है, आपने बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है उसको। लेकिन ये बताइएगा कि कुछ फनकार हैं इंस्पिरेशन भी लेते हैं दूसरे फनकारों से और इस वक्त जो बहुत एक बड़ा हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री है म्यूजिक की, मतलब प्लेटफॉर्म्स है, कुछ फनकार आपको भी पसंद है? बिल्कुल, डेफिनेटली। उसके बगैर तो यू कैन नॉट बी एन आर्टिस्ट, यू डेफिनेटली हैव टू हैव एन इंस्पिरेशन। बिल्कुल। At the start when I started music it was really about Atif Aslam because he was a very good live performer और मुझे live perform करना इतना अच्छा लगता है, like it's like so energetic, the vibe is really good, concert में लोगों की energy होती है, लोग आपके साथ गा रहे होते हैं, so all like gel in very together. Apart from Atif Aslam, Asim Azhar is one of them, Asfar Hussain the lead vocalist of Bayan band and शेरी खटक along with that बहुत ज़्यादा भी नए जो youngsters आ रहे हैं, exactly some of them are really my friends भी, तो I took inspiration। परफॉर्म करने का चांस मिला अभी तक इनमें से? I shared the stage with Falak Shabir once. Okay. In my university. Great. Yeah. अच्छा, राइट। तो लेकिन ये कुछ देखिए, अभी आपको लगता है कि सिर्फ सिंगिंग पे तवज्जो है या शोमैनशिप ज़्यादा है और सिंगिंग कम हो गई है? Not really because that's a very good question though. Okay, so it's like it's an individual, like how your thoughts are gonna reflect and how you're gonna put it into the music and that really matters आजकल because एक इंडिविजुअल जो है वो चल ही नहीं सकता rather than having a direction. Direction is very important. So direction is one of the thing that makes you anything, either you're an artist चाहे आप जो मर्जी हैं. So I think direction is that important role in that. बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं ज़ैगम इसके अलावा आप क्या करते हैं? फुल टाइम बस म्यूजिक ही है आपकी लाइफ? Not really. It's not a full time music. I do full time music. I mean, but apart from that, I'm a software engineering graduate from ComSets, and I work in a software house, and that's how it goes. So how do you manage both things? जब किसी चीज़ को करने की तड़प होती है तो आप कर लेते हैं। म्यूजिक को कितना टाइम देते हैं पूरे दिन में? डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस और वो ज़रूरी होती है। Exactly, that goes in a way like the moment I get free from my job, I write my own songs. I'm working on that. अच्छा। और फिर उसके बाद फॉरन म्यूजिक का सेशन होता है 2-2.5 घंटे मेरा अपने साथ होता है। That's how it goes. You done with studies? Yeah, I'm graduate. Right. It's been a year. Okay, तो अब ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि नौजवान जो हमारा टैलेंट है वो जॉनरास में खुद को डिवाइड करने की चाहत नहीं रखता, वो ओपन रहना चाहता है। Are you the same? Exactly, you should be versatile enough to sing any genre, but I do believe you should have one thing
जिसमें आप बहुत अच्छे हो, बिकॉज आई बिलीव सो नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नथिंग एंड्स अप नोवेयर, सो दैट्स इट। अच्छा सैगम, हमने अक्सर देखा है कि स्टार्टिंग में जब आप ये शुरू करते हैं म्यूज़िक तो इसमें फैमिली सपोर्ट कम होती है बहुत सारे लोगों के लिए। हमारी सोसाइटी में इसको ऐसे किया गया है कि भाई ये क्या काम कर रहे हो, स्टिग्मेटाइज किया गया है। एग्जैक्टली। तो उसमें आपको कोई ऐसी मुश्किल जो है या कोई चैलेंज फेस करना पड़ा इन द बिगिनिंग? सबको आती है, लाइक आई मीन बिकॉज सबके घर वाले कंसर्न्ड होते हैं कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। So as far as you are into good direction, into good hands to the people who are managing you, तो I believe so घर वाले भी आप पे यकीन करते हैं। जब आपके शोज़ आते हैं, आप मेहनत करते हो, गाने निकालते हो, और काम कोई भी दिल से किया हुआ काम होता है, वो अधूरा नहीं रह सकता, वो और कंप्लीट होता है। आपकी आवाज़ में जो है वो सुनाई देता है कि आपकी दिल से ही आवाज़ आ रही है। थैंक यू वेरी मच जैगम हमें ज्वाइन करने की। लेकिन अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कि आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सुना दें। श्योर। दिस वन गोज़ आउट टू द बैंड काविश, जिन्होंने मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, उसका सफ़र बहुत अच्छा बनाया। आई विल जस्ट शेयर 1 minute ऑफ काविश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आखिरी हिस्सा प्रोग्राम का हमने कहा जाते जाते जरा मौसम की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाके दिन के औकात में शदीद गर्मी की लपेट में रहने वाले हैं। जुमेरात को भी मुल्क भर में मौसम न सिर्फ खुश्क बल्कि इंतहाई गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। और महकमा मौसमियात की ये प्रेडिक्शन है कि आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके साथ साथ मरी में 25, भावलपुर 42, मुल्तान 41, फैसलाबाद 41 और रावलपिंडी में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल बनने वाली है ये जान ले। हमारे साथ अंजुम नज़ीर जैगम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब, सबसे पहले तो ये जो हीट वेव अलर्ट्स जारी किए गए हैं, कहा यह जा रहा है कि 20 मई तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है, इस हवाले से जरा बताइए। जी बिल्कुल, अपर एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर एरिया मौजूद है, क्योंकि जो हमारी वेस्टर्न विंड थी जिससे तकरीबन मई के पहले 15 दिन एक तकरीबन मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश बरसाई, वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। ताहम अपर एरियाज में इक्का दुक्का मुकामात पर आज भी कुछ बारिश हो सकती है। ताहम मैक्सिमम इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। पाकिस्तान फ्राम नॉर्थ टू साउथ जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे। इसकी वजह से नॉर्थ में जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि आपका जो स्नो का जो मेल्टिंग फ्लो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और इसके साथ ब्लॉक या जिसको हम ग्लेशियर लेक का फटना कहते हैं उसके भी इवेंट हो सकते हैं। लाइक वाइज इस्लामाबाद, लाहौर और इससे मुल्हिका इलाकों में भी गर्मी अपनी पूरी शिद्दत के साथ बरकरार रहेगी। सदर्न पंजाब, सेंट्रल और अपर सिंध, इसके साथ साथ साउदर्न बलूचिस्तान, वेस्टर्न बलूचिस्तान में भी दर्जे हरारत ज़्यादा रहेंगे। अगर हम कोस्टल बेल्ट की बात करते हैं तो कोस्टल बेल्ट पे टेम्परेचर मामूल के मुताबिक रहेंगे। ताहम समुद्री हवाएं बहाल रहने की वजह से नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा। हवाओं की शिद्दत कम होने की वजह से कराची में जो है वो महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो महसूस होगा। तो ये बताइएगा कि कौन सा खित्ता सबसे ज़्यादा इस हीट वेव की लपेट में आएगा और उनके लोगों को क्या करना चाहिए इसे महफूज रहने के लिए? देखिए जी, सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में, जिसमें सेंट्रल सिंध और अपर सिंध है, यहाँ पर रहेगी। इस बात की तवक्को है कि आने वाले दिनों में यहाँ दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, दादू, कंबर, शहदादकोट, मांझदोड़ो, इससे मुल्हिका इलाके हैं। तो इसी तरह सदरन पंजाब में भी टेम्परेचर जो है वो 47-48 तक जा सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश के दौरान ये करनी चाहिए कि आप जो पीक आवर्स जिसको हम कहते हैं 11 से 4 तक खुले धूप में ना निकलें। अगर आपकी मजबूरी है तो सर को ढांप के रखें, छतरी का इस्तेमाल करें। जो लोग रोड के ऊपर अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं वो पानी की बोतल साफ रखें, पानी का इंटेक बढ़ाएं ताकि डिहाइड्रेट। ठीक है अंजुम साहब, 30 सेकेंड है, ज़रा बताइएगा कि बारिशें बरसाने वाला सिस्टम कब से दाखिल होना है, ज़रा खुशखबरी भी देते जाए जाते जाते अगर कोई है तो। जी बिल्कुल, 19 तारीख की शाम से एक कमज़ोर सा बारिश बरसाने वाला सिलसिला, कमज़ोर इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी जो फैलाव है वो ज़्यादा नहीं होता, हमारे अपर इलाकों को जो है मुतासर करेगा, जिसमें अपर KPK, कश्मीर, जीबी, पोटोहार रीजन, इवन नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान बशमूल लाहौर में भी बारिश हो सकती है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि
कुछ इलाकों में बारिश और आंधी के साथ ज़ालाबारी भी हो सकती है, तो लोग मोहतात रहें। अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को मोहतात भी कर दिया, तार भी बता दिया, और शिद्दत क्योंकि बढ़ती चली जा रही है इसलिए हमने शो शुरू भी इसी से किया था और इस पर इख्तिताम भी कर जी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।